सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब, और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ डीजी हेल्थ डॉक्टर अमजद साहब भी मौजूद होंगे। खैर, आज के इस प्रोग्राम में हम कोरोना के हवाले से तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बहुत अहम फैसला लिया है कैदियों की रिहाई के हवाले से। इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे पोलिटिकल सिनेरियो पर, उस हवाले से भी बात करेंगे और ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सी खबरें आ रही हैं कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं। आखिर क्यों आ रही हैं? जी समी साहब, कहाँ से खास करेंगे? जी अलीना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप सेहतयाब होकर वापस आ गई हैं। मुझे डर लग रहा है राना साहब, कितना मुझे मास्क पहनना चाहिए ये वैसे डरने की जरूरत, अभी वो जो डीजी हेल्थ इमरजेंसी डॉक्टर अमजद अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कि जिनको कोरोना हुआ है उसके बाद फिर दोबारा उनमें कुछ अरसे के बाद टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दो बड़े अहम इशू, एक तो जो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने जो फैसला दिया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार कर रहे थे, वो बड़ा अहम फैसला। जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जस्टिस काजी अमीन थे, उसमें जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब। एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया उन्होंने कि एमरजेंसी का ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है या लोग जो हैं वो अपने इख्तियारात से बाहर आ जाएं। यानी ये अदालत ने ये कहा है कि ये मामला है कि किसका क्या इख्तियार है। बड़ी देखें, सिस्टम को बचाने की बात हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि अफरा तफरी है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी आफत है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये एक बिल्कुल एक अजाब की सी कैफियत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने निज़ाम को तितर बितर कर दें, खुद अफरा तफरी फैलाएं। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग जेलों में हैं आप उनको छोड़ना शुरू कर दें। और आज यही इशू था जिस पर 5 मेंबर बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है। उन्होंने बिल्कुल वो सारे ऑर्डर सस्पेंड कर दिए हैं जो रिहा किए गए। उन्होंने कहा कि ये जो सवाए दहशत गर्दों के जो कई नैब के मुलजम थे, कई दूसरे मुलजम थे, सबको रिहा कर दिया, ये कहकर कि कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही कि इटली में उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा, वहाँ पर तो सब जेलों में हैं जो बंद है। भाई जो जेलों में आप उन्हें उसी हिसाब से रखें। आप ये देखें, अगर किसी ने कोई कौमी दौलत लूटी है, किसी ने कोई माल लूटा है, कोरोना के नाम पे आप उसको रिहा कर दें। और फिर दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी हो, जिसने भी करना है अपने इख्तियारात के तहत करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे हाई कोर्ट्स हैं, चाहे पाकिस्तान की फ़ौज है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो जो सारे पिलर ऑफ स्टेट हैं, दे शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो जहाँ जिसकी हद है उससे आगे ना जाए। अब क्योंकि ये मामला अदालत में है और अदालत ने बड़ा राइटली ये बात कही। और देखिए, चीफ जस्टिस गुलजार जो हैं वो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। सब लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट ने जो बार के, उन्होंने भी कहा जी अदालतें बंद कर दें। उन्होंने कहा कैसे बंद कर दें, अलामती तौर पर बैठेंगे। ये पाकिस्तान की जो अदलिया है उसका सबसे बड़ा ये ऑफिस है, ये सबसे बड़ी अदालत है। तो किस तरह हम अदालतों को ताले लगा के बंद करके चले जाएं, खौफ से किस तरह चले जाएं? जहां पर हुकूमत एग्जेक्टिव ये कोशिश कर रही है कि इस बीमारी का हल निकले, इस निज़ाम को बचाना, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कानून की इंटरप्रिटेशन करना, यहाँ पर जो इदारों के जो इख्तियार है ये मेक श्योर करना कि वो उसी इख्तियार में काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जस्टिस गुलजार बैठे हैं इधर इस्लामाबाद में, आज उनके साथ काजी अमीन साहब थे, काजी अमीन साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा हमें सब कुछ सोच समझ के करना है, इस तरह से करना है कि शिराजा ना बिखर जाए। और फिर ये जो रिहाइयाँ होती हैं इसके लिए कोई कमीशन बनाया जाता है, कुछ देखा जाता है क्यों छोड़ा जा रहा है, क्या छोड़ा जा रहा है। ये थोड़ी है कि किसी के दिल में एक अचानक ख्याल आ जाए और बस वो फिर उसके बाद ये फैसला हो जाए। तो बहरहाल ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, इससे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, बड़े वकला से राना साहब बात हुई। तो राना साहब आप तो प्रोग्राम में भी माशाल्लाह लगा के बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। लेकिन देखें जी, ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं। हम ये बेसिकली प्रोग्राम में भी अगर लगा के बैठ सकते हैं राना ताहिर साहब, तो हम ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को भी मास्क लगाने चाहिए। मैं वैसे ही एक वो क्या कहते हैं, मेरी सांस घुटने लग जाती है, लेकिन मैंने
और इस प्रोग्राम में आने से पहले मास्क बिल्कुल लगाया सैनिटाइजर भी हुआ है राना था साहब की जेब और में। इनकी जेब में भी सैनिटाइजर है। और अच्छा, मैंने वो जैकेट अपनी उतारी है, प्रोग्राम के लिए कोट पहना है, आप यकीन करें मेरे पास भी सैनिटाइजर है और मैं भी यूं पूरी तरह हाथ मलता हूँ। एनी मेरी तो मैं पूरी ज़िंदगी चाहती नहीं तो जितने मैंने पिछले 5 दिनों में सैनिटाइज़र लगा दिया। बहरहाल ये बड़ा जिस पर मैं बात कर रहा था, राना साहब आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कमाल फैसला है। बिल्कुल भाईजान, देखिए मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आज जो फैसला दिया है ना, हम सब इसने बहुत सारी राहें मुतय्यन कर दी। अभी इसकी मज़ीद समाअत होनी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ मातहत अदालतों हाई कोर्ट्स के इख्तियारात के हवाले से भी बात करेंगे, वाज़े करेंगे कि कोई भी कैसे, वो उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो आज खुद नोटिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समी साहब, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा बर वक्त ये इकदाम किया। ये देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से कुछ ऐसे अहकामात जारी हुए थे जिस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बनाया और आज उन्होंने वो तमाम अहकामात मुअत्तल कर दिए और कहा कि हम, उन्होंने सारे चारों सूबों के जो आईजीज़, जेल खाना जात के आईजी हैं, उनको भी नोटिस जारी किया है। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को भी बुलाया है कि भाई आप आके बताएं। उन्होंने कहा कि चलो जिस बंदे की कैदी की सज़ा 2-3 महीने रह गई है उनको बेशक छोड़ दें, लेकिन ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि जब तक इस केस की समाअत मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं होती, सब ऑर्डर सस्पेंडेड, ज़बरदस्त ये हुआ। अच्छा जी, आज हमारे पास अभी डॉक्टर अमजद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डीजी एमरजेंसी सर्विसेज हैं। डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन कर लिया, मैं आप बाद में आता हूँ आपकी तरफ, आप हमारे साथ ही हैं। लेकिन एक और जो मामला है, कोरोना ने जिस तरह हमारे निज़ाम में, ज़ाहिर है कारोबार बंद हुआ है, एक ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला, ये मैं आज मेरे साथ हैं एक स्टूडेंट हैं मिशाल अशरफ साहबा और एक और नौजवान है हमारे साथ। मिशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले क्योंकि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसमें एक टेलीफोन या लैपटॉप होना ज़रूरी है, इंटरनेट का होना ज़रूरी है, और हमारे घरों में किसके पास, हर बंदे के घर में कोई इतना कीमती बच्चे के फ़ोन दे सकता है बंदा, और हायर क्लासेस हैं और सवालों जवाब हो नहीं सकता, असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं, ये पता नहीं है कि इंटरनेट है कि नहीं, स्टूडेंट्स के पास वो चीज़ें हैं कि नहीं, रिसोर्सेज वहाँ पर हैं कि नहीं, चीज़ों को कैसे स्टडी करें। फिर ये कि जी पूरे असाइनमेंट आप टाइम पे डालें, नहीं तो आपने नहीं डालना तो फिर उस पर उसका भी आपको नुकसान। तो एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप रोक दें अभी एजुकेशन, जो भी असाइनमेंट करनी है जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, कॉलेज खुलेंगे तो वो बच्चे कर लेंगे। अभी इस तरीके से मत करें, पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान। मिशाल साहबा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। जी मिशाल, आप बताइए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हिम्मत की, हमारे आप प्रोग्राम में आई। बताइए कि इस वक्त जो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है स्टूडेंट्स को? जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वही प्रॉब्लम आ रहा है जो आपने हाईलाइट किया है कि सब स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो इससे जो हमारे जीबी या बलूचिस्तान या केपी या साउथ पंजाब से स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। वो ना तो लेक्चर्स अटेंड कर पाते हैं, ना असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, तो उनकी मार्किंग में बहुत ज़्यादा इशू होगा। आप जानते हैं सेमेस्टर सिस्टम में तो उन्हें बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। हर एक के पास पीसी अवेलेबल नहीं है और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। उसके अलावा जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल भी है तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इशू ये है कि वो इतने हैवी पैकेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर इस सिस्टम में कोई लर्निंग नहीं हो रही। फर्दर मैं ये कहूँगी कि ये सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है। टीचर्स बिल्कुल असाइनमेंट्स देते हैं तो असाइनमेंट्स का ही सिर्फ बर्डन है, सिर्फ स्लाइड शेयर करना, वो कोई इससे पॉसिबल नहीं है लर्निंग। आप जानते हैं कि जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सब कुछ प्रैक्टिकली उन्हें जो है इन क्लास लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो ऑनलाइन सिस्टम से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, प्री इंजीनियरिंग से है, वो सोशल साइंसेस में आएंगे तो उनका बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। तो इससे जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात इस लिहाज से पेश आ रही हैं। और इसके अलावा जो है असाइनमेंट का बर्डन बहुत ज्यादा है। अच्छा एक मिशाल जी, मैं आप बिल्कुल मुझे समझ आ गई, वही बात आप कर रही हैं। अच्छा, आप क्या प्रपोज करती हैं? स्टूडेंट्स की अक्सरियत का क्या ख्याल है कि ये जो असाइनमेंट का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जब तक हालात नॉर्मल ना हो जाएं, क्लासरूम में स्टूडेंट्स ना चले जाएं, उस वक्त तक ये एजुकेशन नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन?
जी सर बिल्कुल 95% ऑफ स्टूडेंट्स, बल्कि आई वुड से कि 98% ऑफ स्टूडेंट्स वही हैं जिनका यही ख्याल है जो आप बिल्कुल हाईलाइट कर रहे हैं कि जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होता, कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स बहुत गिरेंगे। इससे उन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो कि रिमोट एरियाज से हैं, जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, और इससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहे हैं। तो हमारी ये सजेशन है कि हमें सेमेस्टर ब्रेक दिया जाए, जैसे कि 31 मई तक हुकूमत ने डिक्लेयर किया है कि वो समर वेकेशंस उन्होंने डिक्लेयर की हैं, तो हमारी भी ये समर वेकेशंस डिक्लेयर की जाएं और जून से आगे फर्दर हमारे सेमेस्टर को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं उस हवाले से जो हायर एजुकेशन कमीशन है उन्होंने कोई इस किस्म का आज एक नोटिफिकेशन भी निकाला है, क्योंकि ये जो आप जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रही हैं ये नौजवानों का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये नौजवान है। ख़ास तौर पर जो मेडिकल का शोबा है, इंजीनियरिंग का या सोशल साइंसेस का, यही आप जो तालिब इल्म हैं ये आगे जाके इस मुल्क की बागडोर आपने संभालनी है। इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उनको आपने लीड करना है। तो ये बिल्कुल जो इस तरह का जो खिलवाड़ है वो नहीं होना चाहिए। अभी हमारे ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा जब हम ये बात कर रहे थे तो मुझे उन्होंने कहा कि ये इस कदर प्रॉब्लम है कि अब बच्चे जो हैं घर में, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन पे लगा दिए गए हैं। अब उसके लिए बच्चों के पास तो ये इतने कीमती फ़ोन नहीं होते, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये का फ़ोन जिस पर वो आप जाके वो करते हैं। अब वो वाले साहब जब दफ्तर से घर आते हैं या तो वो बच्चे लेके बैठ जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आती। और इंटरनेट का इशू है, एवरीबॉडी इज़ एट होम और इतनी बैंडविड्थ नहीं है। मैं उधर शोरकोट रहा हूँ 4-5 दिन, वो छोटी सी चीज़ भेजने के लिए जब उसको क्लिक करते थे तो वो बस वो ऊपर वाला गोल जो है वो घूमता ही रहता था, इसलिए कि एवरीबॉडी इज़ यूजिंग इंटरनेट। खुदा के लिए ये जो हमारे पॉलिसी साज हैं, सोचें, HEC के सोचें, वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब आप भी कुछ सोचें, और सूबों से ख़ास तौर पर वो पंजाब में और KPK में तो आपकी गवर्नमेंट है और आप बहुत समझदार आदमी हैं शफकत साहब। ये एजुकेशन खिलवाड़ ना करें, इससे ये एवं ही ना करें काम, इसको बंद कर दें। 2-4 जिस तरह बिजनेसेस चले गए कोई बात नहीं, ये बच्चे जो हैं इनको जब ये अपने इंस्टीट्यूशन से निकलें तो इनको परफेक्ट होना चाहिए, इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो, तब ये कुछ कर सकेंगे। तो ऐसा मत करें, और आप एक समझदार आदमी हैं, इस हवाले से मेहरबानी करके कोई फैसला करें, क्योंकि ये बहुत मुझे मैसेजेस आए जिसके बाद हमने सोचा कि इसको हमने ज़रूर हम इसको हाईलाइट करते हैं ताकि अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचे। और अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अमजद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, मैं एक साइकेट्रिस्ट को सुन रहा था, ज़रा इस पर मीडिया को एडवाइस करें। ये जो हर 2 मिनट के बाद आ जाती है खबर, मरने वालों की तादाद इतनी हो गई, हॉस्पिटल में दुनिया में लोग, पीछे ऐसे उन्होंने बनाए हुए हैं वो उसके ऊपर ग्राफिक्स चल रही हैं, हर 1 मिनट के बाद अपडेट हो रही है। ये क्या लोगों को खौफ व हरास फैला रहे हैं? ये आप मुझे बताइए एज ए डॉक्टर, ये होना चाहिए क्या? ये अकल नहीं आनी चाहिए इस मीडिया को कि हर 5 मिनट के बाद 10 में इजाफा हो गया, 1 उधर मर गया, 2 उधर मर गया? क्या कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? समी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बजाय नंबर्स में जाने के, अगर जैसे कि आपका चैनल या बहुत से और चैनल हैं वो ये बता रहे हैं कि इसकी प्रिवेंशन कैसे होनी चाहिए, बजाय नंबर्स में या पैनिक क्रिएट करने के, लोगों में खौफ क्रिएट करने के। ये ऐसा टाइम है कि जैसे अर्थक्वेक में 1960 कौम यूनाइट हुई थी, हमें लोगों को इसकी प्रिवेंशन बतानी चाहिए। मैं भी यहाँ सिर्फ इसीलिए एक चैनल से दूसरे चैनल जा रहा हूँ कि लोगों को बता सकूं कि यार ये क्यों आपको कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ साबुन से धोएं, दिन में गर्म पानी से गरारे करें, वाई नमक डाल के, कि वो वायरस जो है उसके गिर्द एक फ़ैट की लेयर है, आप 3 दफ़ा गरारे करें, वो वायरस जब तक आपके गले में है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, वो आपके लंग्स में नहीं जाएगा। और ये जो राना साहब ने मास्क पहना हुआ है, आप यकीन करें कि क्लोज स्पेस में मास्क इसलिए पहना है राना साहब ने कि राना साहब को अगर छींक या खांसी आए तो आप लोगों को ना लगे, इन कैमरे वालों को ना लगे। ये है इस मास्क का मकसद। और ये जो PPEs हैं वो स्पेशली जो लोग इसका, अब गवर्नमेंट ने हर एक को PPEs हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिए हैं। हमारी जो चाइना से 12 टन, 35 टन और 40 टन की आई है। PPEs जो ज़रूरी हैं वो आइसोलेशन वार्ड में ज़रूरी हैं। आइसोलेशन वार्ड का एक स्पेशल ड्रेस है ताकि वो उन वेंटिलेटर्स या उन सीरियस पेशेंट्स को देख रहे हैं, उन डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो स्टाफ वो जाए उनके ज़रूर। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर एक बात आपसे, सवाल मेरा ये है, आपने जो बात कही दुरुस्त है, सोशल डिस्टेंसिंग एक समझ में आती है बात, एहतियात समझ में आती है बात,
लेकिन ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक खौफ व हरास फैला दिया गया है, कारोबार बंद कर दिए गए हैं, लोग आइसोलेशन में चले गए हैं, मुझे ये बताएं, ये आप 6 महीने भी इसी तरह लोगों को बंद करके रखे, कोई बाहर ना निकले, 2 को भी हो गई, 3 को भी हो गई। अभी मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, चाइना में और स्पेन में जिन लोगों को जो रिकवर होकर चले गए थे उनमें भी केसेस में ये दोबारा रिपोर्ट हो गई है। तो बुनियादी तौर पर तो ये रवैयों की तब्दीली की बात है कि हमें हमेशा अपने ऊपर सफाई रखनी है, और ये जो मास्क हैं उनको अगर हम कुछ अरसे तक, जिस वक्त तक ये प्रोटीन जिसको हम वायरस का नाम दे रहे हैं, विच इज़ कवर्ड बाय फैट एज वी हैव मेंशन्ड, ये इसका हम कंट्रोल ना कर लें या कोई इसकी वैक्सीन ना निकालें, ये जो घरों में दब जाना और ये जो बयानात हमेशा, मैं आपसे पॉलिटिकल वो रिस्पांस नहीं चाहता, लेकिन ये कहना कि जी ये लोगों की तादाद को छुपाया जा रहा है, बीमारों की तादाद को छुपाया जा रहा है, ये किसी ने ये काम नहीं किया, किसी ने वो काम नहीं किया, इसकी बजाय तो ये हमें अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है ना डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल समीर साहब ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका भी कोई डॉक्टरी का बैकग्राउंड है। मेरी वाइफ डॉक्टर है जी। मैं वो बहुत अच्छी टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। मैं ये जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, रवैयों में चेंज आना चाहिए। हमारा मज़हब ये कहता है दिन में 5 दफ़ा वुज़ू करें, नाक में पानी डालें, गले में पानी डालें, वो इसीलिए हाथ धोएं, हाथ साबुन से धोएं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और खौफ व हरास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो खुराक और घर में एक्सरसाइज कर लें आप, खुराक का ये है कि सब्जियां का जिंक देखें आपके गोश्त में भी है, आपकी गंदम में है, विच इज़ मैंडेटरी। लोग सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स खाई जा रहे हैं, उसकी एक किलो में विटामिन सी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब रहेगी बात जो आप डेटा की बात कर रहे हैं। रात को मैं किसी चैनल पे था, वहाँ किसी लेडी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि जी ये डेटा छुपा रहे हैं। बिलीव मी, कोई डेटा नहीं छुपा रहा, ये एक्चुअल डेटा है जो आपको बताया जा रहा है। और नंबर ऑफ़ डेथ से आप देख लें कि हम बाकी मुल्कों से बहुत बेहतर रिजल्ट्स हैं। ये वह चीज़ है जिसमें हम यूरोप, अमेरिका, यूके से हमारे बेहतर रिजल्ट्स हैं। ये अल्लाह की भी मेहरबानी है और हमारे मुल्क की प्रिपरेशन है, हमारे डिपार्टमेंट्स की प्रिपरेशन है, और आप मीडिया का रोल है उसमें कि लोगों को प्रिवेंशन बता रहे हैं आप लोग। अब नहीं डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूँगा। मीडिया का जो रोल है ना, वो उस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। ये जो इस वक्त जो खौफ और राज है, देखिए सेंसेशन, मैं भी मीडिया से, हम भी बैठे हैं, ये शो कर रहे हैं, मीडिया को सेंसेशन चाहिए होती है। मीडिया ने जिस तरह हर दुकानदार अगर फ्रूट वाला है तो वो अपने किन्नू यूँ चमका के रखता है सामने कि आने वाले बंदे का दिल ललचाए। मिठाई वाला कितने खूबसूरत उसने ग्लास के वो केसेस बनाए होते हैं जिसमें गुलाब जामुन और कलाकंद यूँ सामने रखे होते हैं कि जाते हुए कोई लेके जाए बंदा। तो मीडिया में भी हम जो नैरेटिव बिल्ड करने की बात होती है, क्योंकि अभी ये इतना हाईली पोलिटिसाइज हो चुका है और ये बड़े बड़े जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके कब्ज़े में है कि दिस मीडिया इज़ अनफॉर्चुनेटली ये इन्फॉर्मेशन देने की बजाय बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और वो चीज़ हमें नज़र आई है कोरोना पर। उस बंदे ने ऐसी बात की है जिसको पता ही नहीं है, जिसको कि बस मुझसे अगर आप पूछें कोरोना में, मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो को आप जैसा डॉक्टर आए उससे सवाल करके तो चीज़ों को मैं ला सकता हूँ। लेकिन ये जो हेडलाइन चल रही हैं कि जिसमें जी अब इतने लोग हो गए, अब इतने रह गए, और सुबह से हर 15 मिनट के बाद वो उसको अपडेट देते हैं, आप नहीं समझते कि इसका साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पर? इस पे साइकोलॉजिकली लोग डिप्रेशन में जाते हैं और लोग इस पे खौफ में पैदा होते हैं और वो ये समझते हैं कि बस हम गए। इस पे मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन हम लोग आपको ना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो मैं ज़रूरी बताना समझूँ। टेस्टिंग का ये हाल है कि अभी हमारे 32,000 या 40,000 किटें हैं और हमारी 2 मिलियन किट्स विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स पहुँच जाएंगी। पहले 5 लैब थी, फिर 15 हुई, बाय विद इन 72 आवर्स ये 50 लैब्स हो जाएंगी। और पहले आपको मैं बताता हूँ, कश्मीर में 1 लैब थी मुजफ्फराबाद में, अब रावलाकोट, मीरपुर खुल गई। सिंध में पहले 3 लैब्स थी, अब डाओ, JPMC, इंडस, आ खान, ये सारी खुल गई। सेम कोयटा के यानी बलूचिस्तान में ये लैब्स खुल गई। इसी तरह पहले कुछ शॉर्टेज थी PPEs की, अब ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। आइसोलेशन बेड्स की कमी थी, गवर्नमेंट ने विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मैं सिर्फ आपको अगर इस्लामाबाद का बताऊं कि 10 बेड्स थे सिर्फ आइसोलेशन के पिम्स में। इस टाइम 30 बेड्स पिम्स में हैं जो कि विद इन 2 वीक्स 90 हो जाएंगे। पॉलीक्लिनिक में कोई नहीं था, अभी 12 बेड्स वहाँ हैं।
CDA हॉस्पिटल में 12 बेड्स हैं, 3 क्वारंटाइन सेंटर्स बन गए हैं, 120 बेडेड फेडरल जनरल हॉस्पिटल पूरा आइसोलेशन हॉस्पिटल बन रहा है, और एक 275 बेडेड हॉस्पिटल विद इन 1 मंथ खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल सही है, होना चाहिए इस वक्त ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैं किसी से आज बात कर रहा था, वो भी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में या 1 महीने में जितनी रिसर्च कोरोना पे हुई है, अगर ये कहीं इसका 50% हिस्सा कैंसर पे रिसर्च पे कर लिया जाता तो कैंसर का इलाज निकल आता। ये हम दुनिया में भी ये बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उसके साथ हम चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि सारे के सारे जो हॉस्पिटल हैं अब वहाँ पर सिर्फ कोरोना के मरीज़ों का बंदोबस्त किया जा रहा है, बाकी जो हमारे कार्डियोलॉजी वार्ड्स हैं, बाकी जो इतनी इंपॉर्टेंट दूसरी बीमारियाँ लोगों को लगी हुई हैं, वो क्या करें? वो तो ये कहा जा रहा है जी कि जिनकी प्री एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है उसके लिए तो कोरोना बिल्कुल फेटल है। वो जो थोड़ी सी भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनकी कोई कंडीशन है वो हॉस्पिटल जाने से घबरा रहे हैं। ये तो एक बड़ा सारा एक अजीब सा कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो गया। मैं इस आपके मसले पे ना अपने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट करूंगा कि जिन्होंने ये कहा है कि ये ज़रूरी व्हीकल्स और ज़रूरी ट्रांसपोर्ट भी चलनी चाहिए, जो सप्लाई ऑफ फूड और सप्लाई ऑफ ड्रग्स। आप देखें अगर ये टोटल। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू हियर, हम एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप प्लीट करिएगा प्रोग्राम में वक्त, एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है, अभी यहाँ पे बात हो रही थी तो आपने कहा था सप्लीमेंट्स के हवाले से बात की जा रही थी कि लोगों को सप्लीमेंट्स पे लगाया जा रहा है, उस हवाले से थोड़ा ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा और लोगों को बताएं क्या कि ठीक है सप्लीमेंट्स पे जाना। देखें, विटामिन सी और जिंक ज़रूर इसमें हेल्प करता है, लेकिन हमारे गंदम में भी जिंक है, गोश्त में भी जिंक है, और विटामिन सी किन्नू से लेके गाजर से लेके हर चीज़ में है। और ये विटामिन सी ज़्यादा लेने से किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, तो और 98% विटामिन यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये एक ना लोगों ने अब अपनी दुकान बेचने के लिए ये आपने अब बात की है ना, ये जो सारे मेरे एंकर दोस्त जो बैठ के कहते हैं ना कि ये करें और ये करें, ये खरीदें, और साथ उनके 1-2 डॉक्टर वही हम ख्याल, और वो इसलिए भाई ये तो बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर, जैसे कोई नई दवाई आती है ना तो रैप आता है फार्मास्यूटिकल, और डॉक्टर को कहता है जनाब डॉक्टर साहब 200 सैंपल तो खोल लें और बस आपने यही लिखनी है। तो ये सारे जिंक बेचने वाले या ये सारे जो सप्लीमेंट जिंक तो चले ज़रूरत है, सारे सप्लीमेंट बेचने वाले इन्होंने अपनी अपनी वो लगा दी हैं फैक्ट्रियाँ, लोग जनाब आके और बेचारे पागल हैं इस वक्त, क्या करें, लोग खौफजदा हैं, वो कहते हैं अच्छा भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, और वो माल बनाया जा रहा है। NDM के जनरल अफजल साहब ने हमें बताया जिस दिन हम PM हाउस गए थे कि 1 करोड़ मास्क का ऑर्डर हमने लेके दिया और वो बंदा गायब हो गया, लेके नहीं आया इसलिए कि मार्केट में कीमत उसको ज़्यादा मिलने लग गई। तो ये प्रॉफिटिंग जो है, ये प्रॉफिटिंग भी तो बड़ी ज़बरदस्त है ना। ये प्रॉफिटिंग का ये हाल है जी, क्रिसमस पे ना सब चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे रमज़ान और क्राइसिस में हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये अल्लाह का खौफ दिलवाने वाली बात है कि इस टाइम पे हमें जो हमारा गरीब तबका है उसकी मदद के लिए ये दवाइयों की प्राइसेस पे गवर्नमेंट कर रही है कंट्रोल, छापे भी मार रहे हैं स्टोरों पे। डॉक्टर साहब ये खबर आई कि क्लोरोक्विन जो है वो इस्तेमाल होती है उसके लिए, जो 300 गोलियों का पत्ता था 9000 पे चला गया वो। ये है लेकिन मैं हमारा कैरेक्टर। समी साहब, मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि पाकिस्तान में क्लोरोक्विन कोई शॉर्ट नहीं होगी, हमारे पास एनफ रिसोर्सेज हैं और एनफ हमारे पास मटेरियल है, यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं होगी। राणा साहब ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात समी साहब ने की है ना, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया है ना, वो सारे बंदे, अब सवाल ये है वो वापस आएंगे? गवर्नमेंट को तो ये है करने के काम जिनको छोड़ दिया गया। अगर ऑर्डर सस्पेंड हुआ है तो उनको पकड़ के भी तो लाए ना, वो कहाँ गए? ये मुझे यकीन है भागे नहीं जा सकते इसलिए कि फ्लाइटें बंद हैं, बॉर्डर बंद हैं। समी साहब वो ऑर्डर जो था ना वो तो हो गया सस्पेंड, ठीक है, तो फिर वो बंदे भी तो जेल में जाए ना वापस। वो इसलिए उनकी जो रिहाई का अमल था वो भी खत्म हो गया। नहीं वो तो सारा मुकम्मल हो चुका पहले ही, भाईजान सब छूट चुके हैं। तो वापस आ जाएंगे ना, आज फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद काफी लोग रहते भी थे, उनके लिए DC साहब को कहा गया। कराची में इंतहाई खतरनाक मुल्जमान कोरोना की आड़ में छोड़े गए हैं। राणा साहब, समी साहब, ये चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में
आज भाईजान जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया है, उसके बाद ये सारे जो उन अहकामात के तहत रिहा हुए हैं, मेरी नाकस राय के मुताबिक उन्हें दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। चलो सॉरी, ये तो मैं बीच में, क्योंकि मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है तो मैंने आपसे सवाल कर दिया। आप वो बात कर रहे थे उसकी, मेडिकल की आप बात कर रहे थे। देखिए, मेडिकल के हवाले से हुकूमत को चाहिए कि जो भी अद्वियात की कीमतें हैं वो ना बढ़ने पाएँ, यानी आम इस्तेमाल की अद्वियात की कीमतें भी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि मरीज़ जो होते हैं वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो महंगी अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके हवाले से हुकूमत को बर वक्त स्टेप उठाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, इसकी वैक्सीन जो है, ये मैंने पढ़ा है बहुत, लेकिन क्योंकि मैं तो फिर वही मेरे तरह ही लोग हैं लिखने वाले जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कहीं इसकी वैक्सीन कोई बन चुकी है, कोई टेस्टिंग के मराहल में है? क्या आपके पास इस लेटेस्ट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है? देखें समी साहब, जब भी कोई ऐसी चीज़ है ना, इवन को कैंसर की दवाई आती है, कोई एंटीबायोटिक आता है, तो उसका ट्रायल होता है। देर आर सो मैनी ड्रग्स या इसकी जो वैक्सीन है वो तैयारी में ट्रायल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम जिस टाइम मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ना ही अभी इसका कोई ट्रीटमेंट है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। WHO ने आज भी यही कहा है कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये अच्छा, एक और सवाल, ठीक हो गया, एक और सवाल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा सवाल है इसलिए बीच में आपको टोक रहा हूँ। इधर बड़ी खबरें चल रही हैं कि ये जो अमेरिका में जो है वो उसका वो कुछ और नेचर की है, जो चाइना में आई थी बीमारी, ये वायरस या जो प्रोटीन है ये कुछ और है, इसकी कंपोजिशन इधर जो आई है इसका ग्रुप कुछ और है। ये बात सही है या ये भी बस एवं एक स्पेकुलेशन है? देख सामी साहब, इसमें होता ये है कि वायरस म्यूटेट करता है। वो हर मसलन आपका इन्फ्लुएंजा है, तो जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है अक्टूबर के महीने में, वो उसके हिसाब से आती है। अभी इसकी यहाँ कितनी म्यूटेशन हुई है किसी को इतना इस पे ऑथेंटिकेटेड बात नहीं कर सकता। 70% आज भी वही है जो बाहर से आया है। अब जो यहाँ पे लोकल मिटिगेशन शुरू हुई है वो आप 25 to 30% कह सकते हैं। और इसमें कोई ऐसी, मैं बार बार ना, आप एक क्वेश्चन अभी आपने मुझे किया था वक्फे में भी कि किन लोगों को दाखिल होना चाहिए। प्लीज़ उन लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए जिनके सिम्टम्स, ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा है, जिनके को एक्सरे में मसला है, जिनको एसिम्टोमेटिक हैं वो भी घर में आइसोलेट हों, जिनको माइल्ड टू मॉडरेट है वो भी घर में, और यही एहतियाती तदाबीर और यही प्रिवेंशन करें। अच्छा, एक सवाल, अभी आपने कहा घर में आइसोलेट हो, ये बता दीजिए कि खाएं क्या? ठंडी चीज़ खाएं, गर्म चीज़ खाएं, चाय पिएं, सूप पिएं, आइसक्रीम खाएं, सब्जी खाएं, रोटी खाएं, घी वाली शय खाएं? कुछ इसमें कोई आप बता सकते हैं क्या है, क्या खाना चाहिए? जो आपकी वालदा, हमारी वालदा दादी कहती थी ना, सादी ग़िज़ा खाओ, और जो चाइनीज़ कहते हैं ना, ठंडा पानी ना पियो। इसमें सिंपल आप ग़िज़ा खाएं। आप यकीन करें, जो आप घर में ये चटनी खाते हैं ना, उसमें सारे अमाइनो एसिड्स, सारा फेरस सल्फेट, ये जिंक वगैरह हर चीज़ होती है। आप सिंपल ग़िज़ा खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, जो घर में अवेलेबल है। ये आप जंक फूड और ऑयली फूड और ये बेशक ना खाएं, लेकिन एक खजूर, वो भी, इसमें भी हर खुराक मौजूद है। खजूर खाएं, आप किन्नू ले लें, केला ले, लेकिन सब्ज़ी आप मतलब सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाएं ना। हाफ कुक सब्ज़ी होगी, उसमें वो अमाइनो एसिड्स और वो विटामिन रहेंगे, उससे आपका, आप देखें कि आपकी ना ओबेसिटी होगी ना ही उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक और बात भी कर रहे थे और जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ जो लोग हैं वो रिकवर हो रहे हैं और दोबारा से उनके केस जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ नहीं है कि रिकवर होने के बाद फिर पॉजिटिव हो रहे हैं? देखें, ये भी कोई प्रूव नहीं है, ये भी व्हाट्सएप की कहानियाँ हैं। वुहान सिटी को पूरे को खोल दिया गया है जहाँ सबसे ज़्यादा था, और वहाँ नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई हैं, और इवन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वुहान सिटी बगैर मास्क के हुए हैं। तो अगर ये दोबारा या इस किस्म की चीज़ हो तो वो कैसे वो उस सिटी को, ये सब व्हाट्सएप की कहानियाँ हैं। अगर ये कोई चीज़ हुई तो उस पर ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में तो ये कहा जा रहा है ना, एक ऐसा वायरस है जिसको होस्ट की ज़रूरत होती है और जैसे इसे होस्ट मिलता है तो वो म्यूटेट होता है। तो अगर इसको दोबारा से पुराना होस्ट मिल जाता है तो आप इस चीज़ को तो हम नहीं रूल आउट कर सकते डॉक्टर साहब? आप जिस चीज़ को होस्ट कह रही हैं ना, वो हमारे ये स्टील की कोई सरफेस, कोई लकड़ी की सरफेस, कोई ग्लास, कोई मोबाइल,
ठीक है ना, उस पे भी उसकी लाइफ 72 आवर्स है। 72 आवर्स से ऊपर वो ग्लास पे भी नहीं रहता। तो आपको पता है इसको साफ करने का कितना मतलब आसान तरीका है कि पूरी बाल्टी में 1 चम्मच आप ब्लीच की डाल लें और पूरा घर उससे आप ना साफ कर सकते हैं, घर का फर्नीचर और हैंडल साफ कर सकते हैं। कौन सा ब्लीच, वो जो खवातीन यूज करती हैं या ये कपड़े क्लोरीन सिंपली क्लोरीन। अच्छा जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि अपैरेंटली जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि मज़ीद किट्स जो हैं वो आ रही हैं। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट होगा तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल जो सूरत हाल है वो ग्राउंड पे है क्या? ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जी। और उन किट्स को मंगा भी इसलिए रहे हैं कि जो लोग भी मसलन इन कांटेक्ट हैं या कुछ हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। नंबर 1 हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स का टेस्ट होना चाहिए। और ये इसी वजह से किट्स ज़्यादा से ज़्यादा मंगा रहे हैं कि अगर किसी का पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट किया जाए। देखें ना, अगर ये जैसे बाराकू वाला वाक़या या गुजरात में वाक़या हुआ, वो स्पेन से आए हैं, वो पॉजिटिव थे, वो इधर उधर घूमते रहे हैं। तो गवर्नमेंट सर्विलेंस बड़ी ठीक कर रही है, लेकिन इस हद तक कि अब एक जुमे में एक बंदा चला गया, अब कौन कौन से नमाजी के पीछे जाए। यकीन करें कि इस हालात में एवरीबॉडी इज़ डूइंग बेस्ट इन देयर फील्ड, स्पेशली हमारे DHOs और जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं। अच्छा, जिन लोग के क्लिनिक्स हैं, रात में जो अपने क्लिनिक्स चलाते हैं, उनके बारे में कुछ है, उनको भी शामिल किया जाएगा इन चीज़ों में? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, इनकी मैंने सैटरडे वाले दिन एक ट्रेनिंग कराई है। उसमें टोटल को 45 डॉक्टर आए थे। मैंने वो 45 डॉक्टर नहीं, मैंने 4500 डेली डॉक्टर्स को वो ट्रेनिंग दी है। आप देखें, उन्हें सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं इस आपके फोरम से बताना चाहता हूँ कि वो 100 या 150 पेशेंट शाम को देखते हैं। तो अगर 1 या 2 कमरे का भी क्लिनिक है तो उस दूसरे कमरे को वो फीवर क्लिनिक बनाएं, जिसमें कोई कफ या फीवर वाला पेशेंट आता है उसको अलहदा देखें। एक कमरे में 2 से ज़्यादा पेशेंट वो बिल्कुल ना रखें। अगर उनके क्लिनिक पे रश है तो उसे कहें गाड़ी में बैठें और बारी बारी आएँ। नंबर 3 ये कि अगर किसी डायबिटीज़ वाले को, हार्ट पेशेंट्स को जो या जोड़ों के दर्द वाले को वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसे फ़ोन पे सिम्टम्स बता के वो प्रेस्क्रिप्शन रिपीट कर दें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो ये क्वैक्स हैं, अगर डॉक्टर्स ना इधर से उठ जाएंगे, इन क्वैक्स को मुकम्मल तौर पे DHOs इनके क्लिनिक सील करें ताकि ये फजूल किस्म की दवाइयाँ और फजूल किस्म के टोटके ना चला सकें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोएक्स जो हैं, अभी मैं शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो जी ये कर दिया, रेगुलेटर डिसमेंटल कर दिया, और वो जो सारे कोएक्स थे वो इतने ज़्यादा प्रमोट हुए हैं इनके ज़माने में। और हमारे दोस्त सईद काजी सुनाते हैं, एक हकीम उनका दोस्त था, उससे पूछा कि सुना तेरा काम कैसा चल रहा है, तो उसने कहा जी काम बहुत अच्छा चल रहा है, हुण तो मैं कैंसर के मरीज़ नूं भी हथ पा लेना। तो ये इस तरह के जो कोएक्स हैं उनका जो मामला है, अल्लाह ताला माफ़ करे, बचाए कौम को। 2 चीज़ें, मुझे पता है प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, छोटी छोटी 2 चीज़ें। एक तो हमारे मेरे दोस्त हैं खालिद गनी साहब, शोरकोट से साबिका MP हैं, उनका बेटा पढ़ता है, वो डॉक्टर है गंगाराम हॉस्पिटल में। उसने बताया लाहौर में कि जो किट्स का बड़ा मसला है और उन बेचारों ने पता नहीं कहाँ से किस तरीके से मैनेज करके वो ख़ुद जो हैं वो किट्स हासिल की हैं। तो गवर्नमेंट हमें उस पर काम करती हुई भी नज़र आ रही है। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जाहिर है अचानक ये चीज़ आई और प्रिपरेशन नहीं थी, और फिर बहुत सारे लोग जो शायद मार्केट में जो माल था या जिस तरह से भी आया, अब तो खैर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि जहाज़ों पर भी पाबंदी है, तो वो उसमें भी प्रॉफिटिंग कमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे ये जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो हमारी नर्सेज़ हैं, ये बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये हमारे यंग जो साथी हैं, इन्होंने कोई परवाह नहीं की अपनी सेहत की, अपनी ज़िंदगी की, और कौम के लिए इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़े हैं। तो सल्यूट टू आर पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज़ और जो सारा मेडिकल स्टाफ है, उनको हम तो उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन सेल्फ़ आइसोलेशन की बात हो रही थी, तो मैं कुछ तरीके हैं जो लोग इख्तियार करते हैं। हमारे दोस्त हैं सरदार इलियास तनवीर, यहाँ पे इस्लामाबाद में सेंटोरस के वो बनाया है उन्होंने शॉपिंग सेंटर, वो उन्होंने भी कुछ अपनी मसरूफियत राना साहब निकाली है। वो सरदार साहब जो हैं वो कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप देसी मुर्गा बना सकते हैं,
और वो देसी मुर्गा खुद बना रहे हैं खुद। तो जो बहुत सारे लोग हैं आइसोलेशन में, सेल्फ आइसोलेशन में, चलें अगर वो देसी मुर्गा नहीं मिलता, मुर्गी पकड़ते पकड़ते उनको कहीं दूर जाना पड़ता है, तो वो सब्जियां ले लें, उनको बना लें। लेकिन अगर आपने देसी मुर्गी बनानी है तो सरदार साहब को कॉल करें, उनके पास रेसिपी है ज़बरदस्त। वो देसी मुर्गी बनाते हैं, खुद बनाते हैं, काटते हैं, और फिर वो सरदार तनवीर साहब खुद रहे, कहाँ खुद ही काटते हैं सारा काम, वो आपको पूरा एक्सपर्ट बना देंगे। और अगर काटने का काम सबसे जरूरी होता है वैसे। और अगर आपने मुर्गी नहीं बनानी तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई ये दाल सब्जी जो है जो हम खाते हैं सारी, वो भी मेरा एक सिर्फ मैसेज है सबके लिए कि ये प्रिवेंशन हाथों से हाथ धो के, ये गले में गरारे गर्म पानी से करके, ये बार बार अपने घर को ब्लीच से साफ करके, और सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग करके अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बड़ों को बचाएं, अपने मोहल्ले वालों को बचाएं और शहर को बचाएं। अगर इसका हमने स्प्रेड रोक लिया तो यकीन करें कि ये हमारी कौम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जो एक प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि अपने जो हमसाए हैं उधर देखें को भूखा तो नहीं आज खिताब हो रहा है उनका, गाइडलाइन देंगे, वो एक जामे प्रोग्राम देंगे, 9:15 बजे शायद उनका आएगा। पहले तो मैं सोच रहा था जो टाइमिंग था शायद कि वो हमारे प्रोग्राम में ही आ जाए, लेकिन आप अपना खिताब बंद कर दें क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने अपना खिताब दिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। हम चारों को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी। हम चारों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।